दुनिया में जहाँ भी हिंदी या उर्दू बोलने वाले मेरे बहन भाई बसते हैं, उन सबको क्रिश्चियन लॉजिशियन की तरफ से शालोम अलैकुम। आज की जो मेरी वीडियो है वो कोरोना वायरस जो सीरीज हमने स्टार्ट की है उसी की अगली कड़ी है, उसी का अगला पार्ट है। जैसे कि हमने पहले जिक्र किया था कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि कोरोना वायरस क्या है, कैसे काम करता है, कैसे आप उससे रोक सकते हैं, कैसे आप उसको ट्रीट कर सकते हैं, कौन सी मेडिसिन हैं, क्या ट्रीटमेंट है, कौन से टेस्ट हैं, हर चीज़ हम आपको इन डिटेल बताना चाहते हैं ताकि किसी भी किस्म की मिस इन्फॉर्मेशन और गलत नॉलेज आपके पास ना रहे और आपको प्रॉपर पता हो कि अगर आपके किसी अजीज को कोरोना होता है तो आपने कैसे उसकी जान बचानी है। सबसे पहले जो अभी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, छोटी छोटी बातों से हम शुरू करेंगे ताकि छोटी सी कंफ्यूजन भी आपके जहन में ना रहे। जैसे मैंने पहले बताया था कि कोरोना वायरस जो है वो ये जो 2019 में आया, सिर्फ इसी का नाम कोरोना वायरस नहीं है। कोरोना वायरस एक फैमिली है वायरसेस की, और चूंकि इसके ऊपर स्प्राउन लाइक स्पाइक्स होती हैं तो इसका नाम कोरोना वायरस रखा। अब कोविड-19 किसे कहते हैं? कोविड-19 में जो को है, जो CO है, ये स्टैंड करता है कोरोना से, क्योंकि ये कोरोना वायरस फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, को का मतलब है कोरोना, जो VI है इसका मतलब है वायरस, VI स्टैंड्स फॉर वायरस, और D जो है इट स्टैंड्स फॉर डिजीज। अब जो 19 है ये इसका ईयर है आउटब्रेक का। ठीक है, तो इसलिए इसको कहते हैं कोविड-19। एनकोव के नाम से भी मशहूर है, तो नोवेल कोरोना वायरस भी कहते हैं। इसका मतलब होता है कि ये नया कोरोना वायरस है, एक किस्म का नया है जो पहले हमने कभी नहीं देखा। अच्छा, इसमें कुछ एक बातें मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। हम आज देखेंगे कि ये जो कोरोना वायरस है ये किस टाइप का वायरस है और ये क्यों इतना खतरनाक है और क्यों ये सोचा गया कि ये बायो वेपन है। ये तो आप लोगों ने फैसला करना है कि आप लोग क्या सोचते हैं कि ये बायो वेपन है या नहीं है। अलबत्ता ये अभी तक ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कहा, अफ्रीका में भी कहा गया कि उन्होंने तहकीक किया कि ये वायरस, क्योंकि चाइना ने और अमेरिका ने बायो वेपन का जो पूरा एक प्रोग्राम है वो स्टार्ट किया था और उसमें जो कोरोना वायरसेस हैं उनको शामिल किया गया था। एक इसकी पूरी रिसर्च वर्क है, बिकॉज ये RNA बेस्ड वायरस होते हैं और RNA बेस्ड वायरस इतनी तेजी से स्प्रेड करते हैं क्योंकि इनके अंदर DNA होता नहीं है। ये RNA बेस्ड होते हैं और इनका काम सिर्फ क्या होता है, स्पीड से अपने आप को मल्टीप्लाई करना। यानी ये बस जिस बॉडी में घुस जाते हैं बस धड़ाधड़ अपनी कॉपियां बनाते जाते हैं, बस बनाते जाते हैं कॉपी 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 RNA। ठीक है, तो इन बहुत स्पीड से करते हैं। और चूंकि मैंने जैसे पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप जरूर देखें, तो मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली जो वायरसेस हैं उनकी रेंज बहुत यानी लिमिटेड होती है कि वो किस एनवायरनमेंट में ग्रो कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही हाई रेंज है। ठीक है, इसलिए ये पूरी दुनिया में फैल गया। अब इसके हम देखते हैं कि जब ये ट्रांसमिट होता है एक पेशेंट से दूसरे में, तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो नॉर्मली 1 दिन से लेकर 14 दिन तक होता है। 14 दिन बहुत एक्सैचुरेटेड है क्योंकि बहुत से ऐसे केसेस मिले हैं जिनमें पेशेंट काफी देर तक सिम्टम्स नहीं शो कर। अब इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो नॉर्मली ये समझा जाता है कि शायद कोरोना इसमें एक्टिव रहेगा बड़ा हाईली। नहीं, इंक्यूबेशन पीरियड उसको कहते हैं जब पेशेंट फर्स्ट साइंस या सिम्टम्स शो करता है। तो कुछ पेशेंट्स जो है वो काफी देर तक सिम्टम्स शो नहीं करते। नॉर्मली जो एक आम इंसान है वो 1 दिन या 3 दिन तक सिम्टम्स शो कर देता है, बिकॉज जैसे मैंने पहले कहा ये बहुत स्पीड से फैलता है। ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे कि ये कौन कौन सी सर्फेसिस पर बहुत कितनी देर तक ये एक्टिव रहता है। नॉर्मली अगर किसी को कोरोना हो गया तो उसकी बॉडी में जब तक एंटीबॉडीज नहीं बनती वो एक्टिव रहता है। ठीक है, वो नॉर्मली जो है वो 14 दिन लगते हैं एंटीबॉडीज, 14 से 6 हफ्ते भी लग जाते हैं एंटीबॉडीज बनने में। ठीक है, तो अगर कोई पेशेंट ऐसा भी है, कोई अनयूजुअल केस है, तो उसमें 3 मंथ्स तक ये कोरोना वायरस है और तब तक ये बंदे को खत्म कर चुका होता है। उसके बाद आपसे बात करेंगे कि कौन सी सर्फेसिस पे ये कितनी देर तक रहता है। जो एरोसोल होते हैं वो ड्रॉपलेट्स, जो इंसान जब बात करता है, सांस लेता है, तो जो वो ड्रॉपलेट्स हैं यही सबसे बड़ा जो है वजह बनते हैं कोरोना वायरस को ट्रांसमिट करने का। अब एरोसोल्स में ये वायरस जो है वो ट्रांसमिट होता है एक इंसान से दूसरे इंसान तक। ये चूंकि हैवी होती हैं, ये ज़्यादातर एयर में नहीं रहती, ये 6 मीटर तक नहीं जा पाती, मतलब 3-4 फुट के ऊपर जो है ये गिर जाती हैं ज़मीन पर और फिर ज़्यादा देर नहीं रहती। इनका जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाता कि ये हवा की तरह फैल जाएंगी। तो ये ड्रॉपलेट्स जो हैं ये दूर, इसलिए
कहा जाता है कि एक दूसरे के बीच में जो कैसे कहते हैं आप गैप रखें, वो 6 फुट या 2 मीटर का गैप रखें ताकि जो वो ड्रॉपलेट्स हैं वो दूसरे तक ट्रांसमिट ना हो सके। तो उनके अंदर जो है ये 3 घंटे तक ये रहता है, यानी वो जो ड्रॉपलेट जमीन पे या हवा में गिरी है या किसी का, तो वो 3 घंटे तक रह सकता है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि जो कॉपर है उसके ऊपर ये 4 घंटे तक रहता है। जो कार्डबोर्ड है यानी लकड़ी टाइप मटेरियल है उन पे 24 घंटे तक रहता है। जो प्लास्टिक और स्टील है, जो सबसे ज़्यादा खतरनाक बात है, उस पर ये 72 घंटे तक यानी 72 आवर्स तक ये जिंदा रहता है। ठीक है, सबसे पहले जो बड़ी ज़रूरी बात है मैं आप लोगों से ये बताना चाहूँगा कि अभी तक इसकी कोई प्रॉपर मेडिसिन सिर्फ कोरोना के लिए कोई नहीं है। कौन कौन सी मेडिसिन किस तरह से काम करती है, पेशेंट की क्या सिचुएशन है, उस हिसाब से कौन सी मेडिसिन दी जाती है, क्यों दी जाती है, हम अगली वीडियोस में जरूर डिस्कस करेंगे। कौन से टेस्ट करवाए जाते हैं, फिर उन टेस्ट कैसे स्टडी करके कौन सी मेडिसिन दी जाती है, ये सब कुछ हम जैसे जैसे आगे स्टडी में बढ़ेंगे तो इनको मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। अब मोस्टली जो एक रवायती खौफ है पाकिस्तान के अंदर वो ये है कि जैसे फर्स्ट जब वेव आई थी तो लोग ये सोचते थे कि ओहो कोरोना हो गया, पुलिस आएगी, बंदे को उठा के ले जाएगी, उधर कोई डॉक्टर टीका लगा देगा और बॉडी बैग में बंदा वापस आएगा। तो लास्ट टाइम आप इसको देख लो और पता नहीं क्या कौन सी बीमारी है, बस अब ये बस हो गई है तो ये तो अब बंदा बचना ही नहीं है। ठीक है, अब आप देखें, अब जो तब तो डॉक्टर्स या पुलिस वाले जो है वो इसको पेशेंट जिस बंदे को कोरोना हो जाता था उसके तो नजदीक नहीं थे किसी को आने देते। और अब जब दुनिया इससे वाकिफ हो गई है, लोगों को पता चल गया कि एक्चुअली कोरोना है क्या, तो क्या होता है कि यहाँ तक कि आईसीयू के अंदर भी एक अटेंडेंट जो है वो अलाउ कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि अब हमें काफ़ी हद तक कोरोना की समझ आ। अब ये वीडियोस इसीलिए बना रहे हैं ताकि मज़ीद जो है वो लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो आप प्लीज़ जब इस वीडियो को देखते हैं तो आगे ज़रूर शेयर किया करें, ख़ास तौर पे जो हमारे कम एजुकेटेड लोग हैं, जिनकी इतनी एजुकेशन नहीं है और उनके पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, उन तक ये बातें पहुँचना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी भी देहातों में जिसको कोरोना हो जाता है, मोस्टली लोग, उनके घर वाले जो हैं वो बताना नहीं पसंद करते कि इनको कोरोना है। वो पेशेंट वहाँ पर ही सिसक के अपनी जान दे देते हैं और फिर बाद में भी नहीं बताते। जब उनकी डेथ भी हो जाती है तब भी नहीं बताते रिश्तेदारों को कि इनको कोरोना हुआ था, कोरोना से, और लोग उनके जनाजों पर धड़ाधड़ आ रहे होते हैं और इस तरह एक आउटब्रेक जो है वो हो जाता है। तो इस चीज़ से हमने कैसे बचना है, इस चीज़ से हमने इन्फॉर्मेशन से बचना है। जितनी हमारे पास इन्फॉर्मेशन होगी, हमारे पास नॉलेज होगा, हम इसको शेयर करेंगे, उससे हम इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो अभी तक जो सबसे बेस्ट तरीका ये है कोरोना से बचने का, वैक्सीन भी जो आ रहे हैं वो अभी हम यानी नॉर्मली क्या होता था, क्लिनिकल ट्रायल्स होते थे, वो क्लिनिकल ट्रायल्स इतनी देर तक चलते थे, मतलब 4-5 साल। तो नॉर्मल एक वायरस के लिए जो एंटीवायरल बनाया जाता है या वैक्सीन उसका तैयार किया जाता है, उसका नॉर्मल टाइम जो है वो 5 से 6 साल या इससे भी ज्यादा लग जाता था बनाने के लिए। लेकिन चूंकि ये इतनी स्पीड से फैला और पूरी दुनिया चीख रही थी वैक्सीन के लिए, तो जल्दी में ये क्या किया है कि इसके क्लिनिकल ट्रायल्स बहुत कम है इन वैक्सीन के, और ये ग्लोबली जो है वो ह्यूमन ट्रायल्स शुरू हो गए हैं। तो ये हम पर ट्रायल्स चल रहे हैं, ठीक है, और इनके किस तरह के नतीजे निकल रहे हैं उनको स्टडी किया जा रहा है। तो अभी तक किसी को नहीं पता कि वैक्सीन हैं ये हर किस्म के कोरोना वायरस के जो वेरिएंट्स हैं उनके ऊपर उतना ही इफेक्टिव है या नहीं, क्या ये हर कोरोना वायरस को जो है वो कंट्रोल कर सकेंगे कि नहीं, ये सारी चीजें अभी स्टडीज चल रही हैं। तो हम जिन्होंने वैक्सीन लगवाने हैं या लगवा रहे हैं, हम उस स्टडी के अंदर शामिल हैं, हम एक किस्म के उन्हीं ट्रायल्स में शामिल हैं। तो अभी तक जो सबसे बड़ा हमारे पास हथियार है वो है प्रिवेंशन। ठीक है, बहुत पहले जब ये 2020 में आया, अभी आउटब्रेक हुआ, तो साइंटिस्ट ने कहा था कि हर बंदा इससे इफेक्टिव होगा, और अब साइंटिस्ट कह रहे हैं कि ये सीजनल फ्लू की तरह हर दफा आएगा। और आप देख सकते हैं कि मेजॉरिटी क्या होता है, जब वेदर चेंज होता है तो तब ये कोरोना वायरस आता है। जैसे मार्च में आया, उसका आउटब्रेक हुआ, फर्स्ट वेव मार्च में, फिर सेकंड जो है वो सितंबर में, फिर जो थर्ड आई है फिर मार्च में, और 4 तारीख। तो ये कह रहे हैं एक सीजनल फ्लू की तरह होता जाएगा। लेकिन चूंकि हमारे अंदर एंटीबॉडीज बन गई होंगी, मेडिसिन आ गई होंगी, तो हमें भी जो है वो इसकी कोई इतनी जो है वो डर और खौफ नहीं रहेगा। ये एक हम काम बीमारी और एक आम फ्लू की तरह हम इसको भी ट्रीट किया करेंगे इन फ्यूचर। अब ये होगा, मैं आप लोगों को बताता हूँ। हमने क्योंकि अब ये बात तो मैंने आप लोगों को बता दी है कि हर इंसान को ये होगा, तो जब होगा तो हमने क्या करना है।
सबसे पहले आपने ये करना है कि अगर किसी भी आपके रिश्तेदार को, और ख़ास तौर पे जो बुजुर्ग जो है उन्होंने पुरानी खुराकें खाई हुई हैं और वो मोस्टली नहीं बताते कि बेटा हमें जो है वो बुखार है या खांसी है, वो खुद ही बर्दाश्त करने की कोशिश करते हैं। आपके जो बुजुर्ग हैं उनको अगर खांसी या बुखार इकट्ठी चढ़ती हैं, ख़ास तौर पे ये जो सीजनल चेंजेस आते हैं जिनमें सितंबर या मार्च का पीरियड है, इनमें अगर उनको खांसी और बुखार इकट्ठा होता है तो सबसे पहले आपने उनका क्या करना है, आपने एक्सरे करवाना है। नॉर्मली लोग PCR का कहेंगे, लेकिन बुजुर्गों के लिए मैं कहूँगा कि सबसे पहले आपने क्या करना है, उनका एक्सरे करवाना है। और एक्सरे जो है वो आपने डॉक्टर को चेक करवाना है, ताकि इन केस अगर उनके लंग्स पर कोई इफेक्ट हुआ होगा तो हमें पता चल जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा खतरा जो है वो लंग्स का होता है। उधर से क्लियर हो जाएगा कि पेशेंट जो हैं या जो भी आपके रिलेटिव हैं उनको कोरोना है या नहीं है, ठीक है, ये सीजनल फ्लू है या क्या है। उसके बाद अगर लेट से उसमें कोरोना के इतना डैमेज नहीं नज़र आ रहा, लेकिन उनको फिर भी आपने RT-PCR करवाना है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि RT-PCR क्या है। नॉर्मली जो वायरसेस होते हैं उनके अंदर DNA होता है। DNA को स्टडी करके जब DNA को स्टडी करते हैं तो उस पूरे वायरस का स्ट्रक्चर पता चलता है कि ये किस तरह काम करता है, कौन कौन से एसिड्स इसके अंदर हैं, क्या क्या ये कर सकता है, इसको कैसे जो है हमने ख़त्म करना है, एंटीवायरल उस तरह पे तैयार किया जाता है। अब जो कोरोना वायरस है ये RNA बेस्ड है, इसके अंदर DNA होता ही नहीं है, ठीक है। DNA कहते हैं डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, और जो RNA है उसको कहते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो जो DNA होता है ये डबल स्टैंडर्ड होता है। ये हम आगे DNA और RNA के ऊपर अलग वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोगों को उनकी भी डिटेल पता चल जाए। तो इसके अंदर चूंकि DNA होता ही नहीं है, ये RNA बेस्ड होता है, तो क्या करते हैं कि DNA से हमें पता चलना है कि इसको कैसे कंट्रोल करना है, तो उसको शनाख्त भी हमने DNA ही इंसान की शनाख्त करवाता है, ठीक है। आपको पता है हर इंसान का DNA डिफरेंट होता है और उसी से पता चलता है कि इस बंदे की क्या नेचर है, क्या कुछ है, ये किस तरह का ग्रो करेगा, क्या होगा। तो DNA इसके अंदर होता नहीं, तो RNA जो है RNA से इसकी रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट की जाती है। मतलब इसको क्या किया जाता है, RNA से DNA बनाया जाता है, इसको कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट करके उसका पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है, इसका पूरा नाम है RT-PCR। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट करके जो है उसका DNA बनाया जाता है और फिर वो उसका पूरा चेन रिएक्शन किया जाता है, तो पता चलता है कि ये बंदे के अंदर कोरोना है या नहीं। अब उसमें उस रिपोर्ट में क्या होता है, आपने देखना क्या होता है कि उसमें जो CT है, ठीक है, जो CT है, CT स्टैंड्स फॉर साइकिल थ्रेशोल्ड। अब CT जो है वो जितना कम होगा उतना स्ट्रॉन्ग आपको कोरोना वायरस हुआ है, और जितना ज़्यादा होगा उतना कम हुआ है, ठीक है। तो ये आपने RT-PCR की जो रिपोर्ट आएगी उसको कैसे रीड करना है, ठीक है, ये उसी का हिस्सा है। आप उसकी CT वैल्यू को खुद भी देख सकते हैं कि वो जितना जो है वो कम होगा उतना आपको स्ट्रॉन्ग कोरोना वायरस हुआ है, और अगर वो ज़्यादा है तो उतना आपको, लोग नॉर्मली ज़्यादा देखेंगे तो कहेंगे ओ माय गॉड मुझे तो बहुत स्ट्रॉन्ग कोरोना वायरस हो गया। नहीं, अगर ज़्यादा है तो आपको कम वाला कोरोना वायरस है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ओहो मैं बच जाऊंगा। इसका मतलब ये है कि अभी स्टार्ट है कोरोना वायरस का, और आपको अभी ही आप अच्छे वक्त टाइम पर आपने उसको देख लिया है, अब आप इसको अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अगली वीडियोस ज़रूर करेंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारी कोशिश होगी कि जब ये सीरीज एंड हो तो आपको बहुत अच्छे से जो है वो कोरोना वायरस की एक एक डिटेल जो है वो मिल गई हो, और आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को एजुकेट कर सकें ताकि वो भी जो हैं वो इस बीमारी से बच सकें और अपने इर्द गिर्द के लोगों की जानें बचा सकें। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आप जो है वो इस तरह की वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं, तो इस वीडियोस को मज़ीद शेयर और अपने कमेंट से प्लीज़ ज़रूर हमें आगाह करते रहा करें। अपनी कमेंट्स और अपनी राय हमसे शेयर करते रहा करें, और अपने भाई क्रिश्चियन लॉजिशियन को ज़रूर दुआ में याद रखें। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।